हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशनल स्ट्रीम। और आज हम आ गए हैं क्लास 9 हिस्ट्री चैप्टर 1 द फ्रेंच रेवोल्यूशन के टॉपिक द स्ट्रगल टू सर्वाइव पर। ये टॉपिक हमने पढ़ लिया था, बट एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। हमने इसमें क्या देखा था कि पॉपुलेशन बढ़ गई थी, इतनी हो गई, रैपिड इंक्रीज किस चीज़ की डिमांड में हुआ, फूड ग्रेन की, और कुछ ऐसे हालात हो गए कि सब्सिक्वेंट क्राइसिस हो गए। सब्सिक्वेंट क्राइसिस मैंने आपको बताया था, एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड इंडेंजर्ड हो, ठीक है, गायब होने की संभावना में हो। वो सब्सिक्वेंट क्राइसिस में मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, कोई लैंड है, अगर उस पर फ्लड भी आ गया तो आगे चल के उसका क्रॉप तो हम यूज़ कर नहीं पाएंगे, तो वो भी है एक सब्सिक्वेंट क्राइसिस का एग्जाम्पल ही है, ठीक है। अब हमारा न्यू टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अ ग्रोइंग मिडिल क्लास इनविसेज एंड एंड टू प्रिविलेजेस। यहाँ पर मिडिल क्लासेस बढ़े और प्रिविलेजेस का एंड हुआ, ठीक है। इन द पास्ट पीजेंट्स एंड वर्कर्स हैड पार्टिसिपेटेड इन रिवॉल्ट अगेंस्ट इंक्रीज टैक्सेस एंड फूड सिक्योरिटी। अब धीरे धीरे करके पीजेंट वर्कर्स अपने रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट करने लग गए, क्योंकि इंक्रीज इन टैक्सेस और जो ये फूड की सिक्योरिटी कमी जो हो रही है ना, उससे उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। बट दे लैक द मीन and program to carry out full-scale measure that would bring about a change in the social-economic order. This was left to those group within Third Estate who had become prosperous and had access of education and new ideas. मतलब अब वो लोग रिवॉल्ट करने लग गए, तो उनको ये था कि वो लोग इतना सोशल और इकोनॉमिक ऑर्डर के बारे में नहीं जानते थे, तो वो लोग कह रहे थे कि अब ये काम उन्होंने छोड़ दिया है किन पर, ग्रोइंग मिडिल क्लास के ऊपर, ठीक है। जो ग्रोइंग मिडिल क्लास है ना, 18th सेंचुरी में मिडिल क्लास ग्रो हुए। देखो, द 18th सेंचुरी विटनेस द एमर्जेंस ऑफ सोशल ग्रुप टर्म द मिडिल क्लास। अब 18th सेंचुरी में मिडिल क्लास बढ़े और वो लोग कह रहे हैं कि अब ये सारा काम हमने इन पर छोड़ दिया है, क्योंकि ये लोग एजुकेटेड हैं, तो ये एक बेहतर वे में ये सब कर सकते हैं, ठीक है। Who earned their livelihood through an expanding oversea trade and from the manufacturing of goods such as wool and silk texture were either exported or bought by the richer members of the society. अब देखो, थर्ड स्टेट जो था ना, सिर्फ और सिर्फ पुअर से नहीं भरा हुआ था, उसमें अमीर लोग भी थे, और ये जो ग्रोइंग मिडिल क्लास थे ना, ये अमीर सेक्शन में थे, क्योंकि इन्होंने एजुकेशन किया। तो सोचो, आप सोच ही सकते हो, क्योंकि जो लोगों के पास अपना लाइवलीहुड चलाने के लिए पैसे नहीं हैं, वो कैसे एजुकेशन करेंगे। तो ये एक रिचर सेक्शन है थर्ड ई स्टेट का, ठीक है। इन एडिशन टू मर्चेंट्स के साथ मैन्युफैक्चर, और थर्ड ई स्टेट में जो कुछ प्रोफेसर्स थे, लॉयर्स थे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स थे, ये सब एजुकेटेड थे और बिलीव करते थे कि कोई भी ग्रुप जो है सोसाइटी का प्रिविलेज्ड बाय बर्थ नहीं होना चाहिए। कोई भी सेक्शन, जैसे कि हमारा देखो फ्रेंच सोसाइटी में क्या है, फर्स्ट एंड सेकेंड ई स्टेट कौन सी क्लासेस है, प्रिविलेज क्लासेस है। अब जो एजुकेटेड है वो कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, प्रिविलेजेस बर्थ के साथ नहीं मिलनी चाहिए, पर्सन की सोशल पोजीशन डिपेंड करनी चाहिए उसके मेरिट्स पर, ठीक है। द आइडिया ऑफ इन्वर्सिंग अ सोसाइटी बेस्ड ऑन फ्रीडम एंड इक्वल लॉज एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल वर पुट फॉरवर्ड बाय फिलोसफर सच एज जॉन लॉके एंड जीन जैक्यू रोसे। अब वो लोग देखो क्या बोल रहे हैं कि जो एक सोसाइटी है, इसमें क्या हुआ, धीरे धीरे करके आइडियाज़ आने लग गए फ्रीडम और इक्वल लॉ के। इक्वल लॉ इसलिए क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड ई स्टेट को बहुत सारी प्रिविलेजेस मिलती थी जो थर्ड ई स्टेट को नहीं मिलती थी। और ये जो फ्रीडम, इक्वल लॉ, सबके जो आइडियाज़ हैं ना, वो आगे फॉरवर्ड किए किसने, जॉन लॉके एंड जीन जैक्यू रूसे ने। द टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, जॉन लॉके सॉट टू रिफ्यूज द डॉक्ट्रीन डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट। अब देखो, जॉन लूके जो है ना, उनकी एक बुक है जिसका नाम है टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट, आई थिंक इट इज़ ऑन गवर्नमेंट ऑफ गवर्नमेंट, सॉरी ऑफ गवर्नमेंट। टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट है जो जिन्होंने लिखी है, जॉन लॉके ने लिखी है, जो दिखा रही है एब्सोल्यूट राइट, डिवाइन, ये सब, ठीक है। ऑफ द मोनार्क, रूसो कैरीड द आइडिया फॉरवर्ड proposing a form of government based on social contracts between people and the representative. रूसो ने एक और आइडिया सामने रखा कि गवर्नमेंट बेस होनी चाहिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स पर और पीपल की जो रिप्रेजेंटेटिव है उस पर। एक स्पिरिट ऑफ लॉ भी है जो मॉन्टेस्क्यू ने करी है, जो दिखाती है डिवाइन पावर गवर्नमेंट की, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के साथ। ये जो मॉडल है गवर्नमेंट का, ये फोर्स में कौन सी स्टेट में लाया हुआ है, यूएसए में।
जब याद है आपको लुइस 16 ने हेल्प की थी अमेरिका को गेन करने में इंडिपेंडेंस, उसी में ही बोल रहे हैं। अपने आप को जब उन्होंने ब्रिटेन से इंडिपेंडेंट किया तो अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने ये गारंटी किया कि हर एक इंडिविजुअल को उसके अपने राइट्स मिलेंगे। और यही एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो वहाँ के जो ग्रोइंग मिडिल क्लास है ना फ्रांस के, उनका। ठीक है, ये जो आइडिया है फिलोसफर्स का वो अब धीरे धीरे करके सलून्स, कॉफ़ी हाउसेस, हर जगह फैल गया, लोगों के बीच में, न्यूज़पेपर्स में भी आने लग गया। ठीक है, दीज आर फ्रीक्वेंटली रीड अलाउड इन ग्रुप्स ऑफ बेनिफिटेड ऑफ दूज। हाँ देखो क्या हुआ, कुछ लोग वहाँ पर नहीं पढ़ सकते थे तो लोग क्या करते थे, जब वो लोग न्यूज़पेपर और ये सब चीज़ें पढ़ते थे, डिस्कस करते थे ना, तो तेज तेज आवाज़ में पढ़ते थे, जिससे जिन लोगों को नहीं पता है, लोग नहीं पढ़ सकते हैं, वो भी इससे पढ़ सके। द न्यूज़ दैट लुइस 16 प्लान टू इम्पोज द टैक्सेस टू एबल टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ द स्टेट। अब क्या होता है ना कि लुइस, अब ये रूमर हो रही होती है कि लुइस 16 फिर से टैक्सेस बढ़ाने वाला है, फिर से टैक्सेस बढ़ाएगा, तो लोगों के अंदर अभी एक एंगर आ गया, भाई नहीं नहीं ये गलत बात है, प्रिविलेज क्लासेस को हम कितना देंगे करके ये जो एंगर की भावना आ गई ना, उससे ही क्या टुक प्लेस हुआ, रिवॉल्ट। उससे ही क्या हुआ, रिवॉल्ट। ये तो ऐसे ही आप लोग पढ़ना चाहें तो ही पढ़ सकते हैं, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है, द आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशनरी प्रोटेस्ट देखते हैं। रिवॉल्यूशन आउटब्रेक, अब आउटब्रेक क्यों हुआ, आपने देख लिया था कि र्यूमर फैल गई थी कि लुइस 16 टैक्सेस फिर से बढ़ाने वाला है, इसलिए। ठीक है, लुइस 16 हैज़ टू इंक्रीज टैक्स फॉर रीज़न टू हैव लर्नड इन द प्रीवियस सेक्शन। हमने पीछे पढ़ लिया कि लुइस 16 का क्या रीज़न था टैक्सेस बढ़ाने का। हाउ डू यू थिंक ही कुड बी गॉन अबाउट डूइंग दिस। आपको क्या लगता है वो करने वाला है, तो मेरे हिसाब से तो करेगा ही करेगा, क्योंकि भाई इतना वैसा तो है नहीं। In France, the old regime, the monarchy didn't have the power to impose taxes according to his or her will alone. Rather than he had to, देखो क्या होता है ना, ओल्ड regime के हिसाब से जो मोनार्की है वो अकेले ही टैक्सेस नहीं बढ़ा सकते, उसके लिए उसको एक मीटिंग बुलानी पड़ेगी, किनकी, ई स्टेट जनरल्स की। ठीक है, जो ये प्रपोजल को पास करेगी कि हाँ भाई नए टैक्सेस आने चाहिए या नहीं आने चाहिए। द ई स्टेट जनरल वॉज अ पॉलिटिकल बॉडी। ई स्टेट जनरल होते हैं एक पॉलिटिकल बॉडी है ये। ठीक है, ये तीनों ई स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया जाता है। बट ये वो लोग लास्टली जब ये मीटिंग हुई थी ना टैक्सेस इंक्रीज करने के लिए, लास्टली मीटिंग हेल्ड हुई थी 1614 में। ठीक है, और अब ये हो रही है 5 मई 1789 को। लुइस 16 ने सबको एक साथ बुलाया, सारे ई स्टेट जनरल्स को एक साथ बुलाया और इस बारे में बात की कि वो एक नए टैक्सेस लगाना चाहता है। ये एक रेस्प्लेंडेंट हॉल है वर्सेल में, जहाँ पर फर्स्ट ई स्टेट और सेकेंड ई स्टेट के कितने मेंबर्स, 300 मेंबर्स आए हैं, और थर्ड ई स्टेट के 600 मेंबर्स आए हैं। ठीक है, अब वो लोग कहते हैं कि भाई हमको बढ़ाना है, टैक्स बढ़ाना है। अब क्या होता है कि वो लोग तो बोलते हैं कि भाई ठीक है, जो फर्स्ट ई स्टेट होती है बोलती है ठीक है भाई बढ़ा लो, हम उनको कोई क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि उनको तो प्रिविलेजेस मिले ही रखे हैं टैक्सेस से। द थर्ड ई स्टेट वॉज रिप्रेजेंटेड बाई इट्स मोर प्रॉस्पिरियस एंड एजुकेटेड मेंबर। थर्ड ई स्टेट में उसके बहुत सारे प्रॉस्पिरियस और एजुकेटेड मेंबर्स थे, पीजेंट, आर्टिशन, वुमेंस, इन सबको वहाँ पर एंट्री डिनाई थी। ठीक है, चाहे वो फर्स्ट की हो, सेकेंड की हो, थर्ड की हो, सबको डिनाई था एंट्री। ठीक है, however the grievance and demand were listened in some 40,000 letters which the representative had brought within them. ठीक है, अब क्या हुआ, वोटिंग इन द ई स्टेट, पिछले साल से जैसे जो वोटिंग हो रही थी ना, तो क्या था, हर ई स्टेट का 1 वोट होता था। ठीक है, समझ रहे हो ना, 1 ई स्टेट मतलब जैसे कि फर्स्ट है, सेकेंड और थर्ड ई स्टेट है, मतलब 3 ही वोट होता था कुल मिला के। देखो हमेशा क्या होता था ना, ये दोनों एक वोट बना लेते थे, तो हमेशा इनकी बात मानी जाती थी। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे, वी कंडक्टिंग अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल, ईच स्टेट हैड 1 वोट। द टाइम टू लुइस 16 डिटरमाइंड टू कंटिन्यू द सेम प्रैक्टिस। उसने बोला भाई ठीक है ऐसे ही करते हैं, उन्होंने वोटिंग कंडक्ट करवाई। ठीक है, द थर्ड ई स्टेट डिमांड द वोटिंग नाउ बी कंडक्टेड बाय असेंबली एज अ होल वेयर ईच मेंबर वुड हैव 1 वोट। ईच मेंबर के पास 1 वोट हो। ठीक है, दिस वॉज वन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल बट फॉरवर्ड बाय फिलोसफर रूसो इन हिज बुक द सोशल कंट्रैक्ट। सोशल कंट्रैक्ट्स में रूसो ने ये बाहर बात दिखाई कि हाँ भाई 1 वोट 1 वैल्यू होना चाहिए, बट किंग क्या करता है, रिजेक्ट कर देता है। भाई उसको पता है कि थर्ड ई स्टेट के तो ज़्यादा मेंबर्स हैं, वो लोग जीत जाएंगे, और उसको क्या करना है, टैक्सेस तो बढ़ाने ही हैं। जो रिप्रेजेंटेटिव होते थे ना, जो रिप्रेजेंटेटिव थे थर्ड ई स्टेट के, वो अपने आप को स्पोकमैन बताते थे पूरा फ्रेंच नेशन का।
20 जून को उन्होंने क्या किया, टेनिस कोर्ट में, वर्सेल में ही है टेनिस कोर्ट, वहाँ पर गए, डिस्कशन किया, उन्होंने अपने आप को एक नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया। स्वॉर नॉट टू बी डिस्पर्स टिल दे ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने कहा कि हम वर्सेल से जाएंगे नहीं तब तक जब तक हम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म नहीं कर लेते हैं, ठीक है, और मोनार्की की पावर को लिमिट में नहीं कर लेते हैं। रियलिटी में 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, ये क्यों बना था, मोनार्की की पावर को लिमिट करने के लिए, ठीक है। और इनको जो दिखा रहे रिप्रेजेंटेटिव्स थे, मीरा बेग एंड एबिसिया थे। मीरा बेग जो थे वो नोबल फैमिली में बॉर्न हुए थे, बट उनको ये चीज़ें सही नहीं लगती थी कि जो फ्यूडल प्रिविलेजेस हैं ये उनको सही नहीं लगता था। उन्होंने असेंबली में बोला कि भाई ये गलत है, उन्होंने कहा कि ये सब नहीं होना चाहिए पुअर स्टेट के साथ। ये देखो, ये जो है ना, ये है टेनिस कोर्ट। टेनिस कोर्ट कहाँ पर है, ये वर्सेल में है ये टेनिस कोर्ट, ठीक है। ये देखो यहाँ पर ये कुछ मेंबर्स हैं, यहाँ पर आप देख रहे होगे, ये सब पता है क्या ले रहे हैं, देखो आप लोग को मैं बताती हूँ, ये सब ले रहे हैं टेनिस ओथ। ये देखो, ये जो है ना, ये लोग ले रहे हैं टेनिस ओथ, ठीक है, टेनिस कोर्ट ओथ। देखो ओथ पता ना आपको, जब हम वो लेते हैं कि भाई हाँ हम ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे वाला, वही ये लोग ओथ ले रहे हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ये वाला हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ये वाला जो पोस्चर है हम ये पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। देखो जहाँ पर ये हम अभी कौन से टॉपिक पर हैं, आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशनरी प्रोटेस्ट पे हैं। हम पेज नंबर 9 को नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। एंड गाइस प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करिए, और कैसा लगा वीडियो ये तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है। दिस वीडियो इज़ प्रेजेंटेड बाय एजुकेशनल स्ट्रीम। आई होप you like it. Till then, stay connected, keep learning. Thank you very much.